एंजल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? देखिए किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। पाली भाषा किसकी होती है? बौद्ध धर्म की है। देखिए पाली कैनन को ही त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, कभी प्रश्न आ जाए त्रिपिटक किससे संबंधित है तो बौद्ध धर्म से। अगर त्रिरत्न की बात आए तो वो जैन धर्म से संबंधित है, बट त्रिपिटक जो होता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। देखिए परिनिर्वाण के 3 महीने बाद इसका रचना किया गया था। परिनिर्वाण के 3 महीने बाद, यानी जब बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। परिनिर्वाण क्या होता है आप लोग बताइए? मृत्यु को प्राप्त होना ना, यानी जब उनका परिनिर्वाण हुआ था। बताइए उनका परिनिर्वाण हुआ कब था? देखिए जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 में। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 में हुई थी। तो उसी साल उनका परिनिर्वाण हुआ था, उसी साल प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अच्छा, देखिए और 383 में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483, द्वितीय क्या हुआ था? 383। और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255। किसके टाइम पे? अशोक के समय पे ना। फिर चौथी कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में हुआ था। सॉरी, शताब्दी। पहली शताब्दी में। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय पे हुआ था? देखिए एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। ए के देखिए ये क्या है? ए से क्या होगा? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय पे हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक। द्वितीय देखिए कालाशोक। कालाशोक, के से कालाशोक याद रखिएगा। फिर अ से अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255। सब ये ईसा पूर्व है। ठीक है, ये क्या है? ईसा पूर्व है, BC है। ठीक है, BC ईसा पूर्व में। ठीक। और फिर प्रथम शताब्दी में वो हुआ था, वो किसके समय पे हुआ था बताइए? कनिष्क। कैसे क्या होगा? कनिष्क। तो ये आपका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म का पाली कैनन याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? देखिए जैनियों द्वारा पवित्र ग्रंथ के सामूहिक रूप से किसके लिए प्रयोग? अंग किया गया था। क्या किया गया था? अंग किया गया था। ये बताइए जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए। 24 तीर्थंकर में 24वें नंबर पे कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? जैन साहित्य को ना पता हो तो नोट करिएगा। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ठीक है, आगम कहते हैं। ये बताइए कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इसकी रचना किसने किया था? कल्पसूत्र का भद्रबाहु ने। किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। याद है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। कल्पसूत्र की रचना किसने किया? भद्रबाहु ने किया। देखिए कुछ फैक्ट यहाँ देख लीजिए जैन और बौद्ध से संबंधित। जैन और बौद्ध में अंतर क्या है? ठीक है, वो किस बहुत इसमें थ्योरेटिकल प्रश्न बन जाते हैं। देखिए जैन और बौद्ध में, देखिए ये आत्मा को, जैन जो थे वो आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, लेकिन बौद्ध क्या थे? ये नहीं विश्वास करते थे। बौद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। याद रखिएगा, समानता तो सब कुछ है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? और देखिए
जो जैन का जो मोक्ष का मार्ग था वो कठिन था। जो जैन का जो मोक्ष का मार्ग था वो क्या था, इनका कठिन था। यानी मोक्ष के लिए अगर मरना भी पड़े तो भी हम मर सकते हैं, ये जैनियों का कथन था। ठीक है, लेकिन बौद्ध का जो मार्ग था मोक्ष का वो बहुत सरल था। इनके मोक्ष का मार्ग क्या था, सरल था। यही दोनों क्या है, अंतर है। बाकी समानता है, क्योंकि बाकी समानता देखिए क्या क्या है। पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते थे। देखिए पुनर्जन्म में क्या, जैन और बौद्ध दोनों लोग विश्वास करते थे। देखिए किसमें समानता है, पुनर्जन्म में भी है। अहिंसा को देखिए दोनों लोग श्रेय देते थे, जैन वाले भी बौद्ध वाले भी ना। और देखिए कर्मकांड में भी दोनों विश्वास करते थे, जैन और बौद्ध दोनों विश्वास करते थे। यानी इन सब में क्या थी, समानता थी। क्या थी, समानता थी। और इन आत्मा में अंतर था। ठीक है, ये आत्मा को विश्वास करते थे, लेकिन बौद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। इनका मोक्ष का मार्ग कठिन था और बौद्धों का मोक्ष का मार्ग क्या था, सरल था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पवित्र ग्रंथ जैनियों द्वारा क्या सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। यानी किसने कहा है कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो राजनीतिक संविधान की क्या है, कुंडली है। ये किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने, या M.A. पालकीवाला ने, या कन्हैया मणिलाल मुंशी ने, या ठाकुरदास भार्गव ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए K.M. मुंशी ने। जो भी भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं, उन्होंने प्रस्तावना को आत्मा नहीं कहा था, उन्होंने तो आर्टिकल 32 को, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। तो भीमराव अम्बेडकर ने किसे आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था संविधान की आत्मा। ठीक है, आर्टिकल 32 को कहा था। अच्छा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, भारत, देखिए एक मिनट, प्रस्तावना को नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान को, जो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ठाकुर भार्गव दास। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठाकुर भार्गव दास किसने कहा था, ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। देखिए तो राजनीतिक कुंडली किसने कहा, ये भी इंपॉर्टेंट, राजनीतिक कुंडली कहा K.M. मुंशी ने। किसने कहा है, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित से किस देश से लिया गया। देखिए मौलिक अधिकार की बात हो रही, किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखिए अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है बताइए आप लोग। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति पर, नोट करिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक, और देखिए न्यायिक समीक्षा लिया गया है, जिसे न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या होता है, देखिए न्यायिक समीक्षा जो होता है, अगर जज, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई भी अपना फैसला सुना दिया है तो वो फिर से उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो वो न्यायिक समीक्षा होता है। ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया है। ठीक है,
सोवियत संघ की बात करें, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। यूके से क्या लिया गया है, देखिए यूके से एकल नागरिकता, देखिए क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता लिया गया है। और देखिए संसदात्मक, जो संसद में व्यवस्था है, द्विसदनी व्यवस्था, वो भी यहाँ से लिया गया है। देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है, ये भी यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, देखिए नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, जिसे डीपीएसपी कहते हैं, यानी डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और बताइए क्या लिया गया यहाँ से, अच्छा ये बताइए डीपीएसपी किस भाग में है, पहले ये बताइए, भाग 4 में है। भाग 4 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। और देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है, महाभियोग है, वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यहाँ तो राष्ट्रपति में चुनाव कैसा होगा, चुनाव की प्रक्रिया लिया गया है। चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आयरिश संविधान से। और जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, देखिए महाराष्ट्र की बतानी है, कौन सी है बताइए, अंजनेरी है, कलसुबाई शिखर है, तारामती है, सलहेर है, कौन सी है बताइएगा। देखिए कलसुबाई शिखर है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई शिखर है। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी देखिए क्या है, K2 है, क्या है, K2 है। K2 की बताइए ऊंचाई कितनी है, 8611, ठीक है, 8611। देखिए ये किस श्रेणी में है, K2 की बात करें तो ये काराकोरम श्रेणी में, देखिए काराकोरम श्रेणी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में। देखिए इसे पर्वतों का राजा भी कहते हैं, पर्वतों का राजा किसे कहते हैं, K2 को, पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा किसे कहते हैं, K2 को कहते हैं, ठीक है, K2 को कहते हैं। अब गाडविन ऑस्टिन इसका पुराना नाम, गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, पुराना नाम नहीं, इसका नाम गाडविन ऑस्टिन भी है। गाडविन ऑस्टिन किसे कहते हैं, K2 को कहते हैं, ठीक है, K2 को कहते हैं। खैर ये पीओके हिस्से में है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस हिस्से में है, ठीक है। तो और दूसरे नंबर चोटी की बात करें, दूसरी ऊंची चोटी, देखिए दूसरी ऊंची, ये तो पहले नंबर की थी, ठीक है, दूसरी ऊंची चोटी की बात करें, देख लीजिए ये तो पहली थी, कंचनजंगा पहले सबसे ऊंची चोटी है, लंबाई 8611 है, काराकोरम श्रेणी में है, और गाडविन ऑस्टिन इसका अन्य नाम है, ठीक है। और दूसरी ऊंची चोटी की बात करें, दूसरी ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा, कौन सी है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा, ठीक है। ये है कहाँ स्थित बताइए, ये सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम, ठीक है, भारत प्लस नेपाल के बॉर्डर पे है। अगर सिक्किम ना मिले तो भारत प्लस नेपाल के बॉर्डर पे आए तो वो सही होगा, क्योंकि ये भारत यानी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, ठीक है, इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे है। देखिए ऊंचाई कितनी है, अगर कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी है, देखिए 8586 है, ठीक है, मीटर है, ठीक है, क्या है, मीटर है, ठीक है। अच्छा कंचनजंगा का अर्थ क्या होता है, ये पेपर में पूछा गया है। कंचनजंगा का अर्थ होता है 5 खजाने बर्फ के, ठीक है, क्या होता है, 5, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, 5 खजाने बर्फ के, 5 खजाने, कंचनजंगा का अर्थ है 5 खजाने बर्फ के, ठीक है। तीसरी ऊंची चोटी की बात करें,
तीसरी की देखिए, तीसरी कौन है? नंदा देवी है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी है। ठीक है, देखिए नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, याद रखिएगा 7,816 मीटर है। ठीक है, ये भारतीय मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। अभी कहो ये कैसे हुई? देखिए ये क्या है, भारतीय मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, कि सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची क्या है? ये चोटी है। क्यों है? देखिए अब कहो कि केटू क्यों नहीं है? केटू देखो पीओके में है। और बात करें कि सिक्किम कंचनजंगा क्यों नहीं है? देखिए भारतीय मुख्य भूमि की बात करें तो कंचनजंगा जो है वो भारत और नेपाल दोनों के बॉर्डर पे है। नेपाल कहेगा मेरा, भारत कहेगा मेरा। लेकिन जो नंदा देवी है ये केवल और केवल भारत में है। ठीक है, केवल और केवल कहाँ है? ये भारत में है। ये कहाँ है बताइए? उत्तराखंड में। ये केवल और केवल क्या है? भारत में, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर और दीजिए। देखिए कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी बताइए, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी बताइए। कर्नाटक की, गोवा की भी बताइए, गोवा की, उड़ीसा की भी बताइए, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी बताइए, एमपी की बताइए, एमपी की बताइए, बिहार का भी बताइए, बिहार की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, हाँ यूपी की भी पूछ ले रही, कोई बात नहीं, चलो मैं यूपी की भी पूछ ले रही, यूपी की सबसे ऊंची चोटी। चलिए बताइए सभी का। देखिए कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मुलायमगिरी, नोट करिएगा, मुलायमगिरी। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मुलायमगिरी है। हाँ, मुलायम को पाने के लिए सब नाटक खूब करते हैं। ठीक है, यूपी वाले तो खास कर, और खैर मुलायम तो चले गए दुनिया से। ठीक है, गोवा का देखिए संसोगोर है, संसोगोर नोट करिएगा, गोवा का संसोगोर। उड़ीसा का देखिए देवमाली है, उड़ीसा का देवमाली। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? देवमाली। ये सबसे ऊंची चोटी है राज्य की। एमपी का देखिए धूपगढ़ है, धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है, ये तो पता है। बिहार का देखिए सोमेश्वर फुट है, सोमेश्वर, सोमेश्वर फोर्ट है। फोर्ट मीन्स किला होता है ना, किला। देखिए केवल इसी के नाम में किला आता है बिहार में, फोर्ट मीन्स किला, सोमेश्वर फोर्ट है। देखिए राजस्थान का तो जानते हैं गुरु शिखर है, गुरु शिखर। और यूपी का देखिए ये असमोत चोटी है, असमोत चोटी है सबसे ऊंची चोटी यूपी की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए काई नरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए बताइएगा काई नरेम कहाँ है? देखिए मेघालय में है, मेघालय राज्य में है। देखिए 7वां ऊंचा जलप्रपात है, क्या है? 7वां ऊंचा जलप्रपात है भारत का, ये 7वां ऊंचा जलप्रपात है, जलप्रपात है। ठीक, देखिए भारत, बताइए कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जल प्रपात। और बताइए भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, देखिए सबसे चौड़ा जलप्रपात बताइए, सबसे चौड़ा जलप्रपात बताइए। अब भारत का जो
आयतन में सबसे मतलब ज्यादा जल कौन लेके चलता है आयतन में, वॉल्यूम जिसका ज्यादा, जलप्रपात वॉल्यूम वाला। देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुचिकल है। हाँ कुचिकल, देखिए कुचिकल है, ये वराही नदी पर है। ये 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। 400 इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा, 455 मीटर है, ठीक है। और ये वराही नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी है? वराही नदी पे है। और सबसे चौड़ा जलप्रपात देखिए चित्रकूट है। चित्रकूट, देखिए चित्रकूट है, ये इसकी चौड़ाई देखिए बात करें तो 985 फीट है। और ये किस नदी पर है? देखिए इंद्रावती नदी पे। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। और आयतन में देखिए कौन है? शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम किस नदी पर है बताइए? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, ठीक है, कावेरी नदी पर। देखिए कहाँ है ये? तमिलनाडु राज्य में, सॉरी कावेरी नहीं, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, कावेरी नदी कर्नाटक में है। ये बताइए जोग, हाँ जोग या इसको गरसोपा भी कहते हैं, जोग कह लियो या गरसोपा, जोग या गरसोपा, ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। किस राज्य में है? ये कर्नाटक में, कर्नाटक। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी सबसे ऊंचा जलप्रपात रहा करता था, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपने अभी चैनल को लाइक नहीं किया है, सारी वीडियो को, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यह प्रैक्टिस सेट डेली मिलता रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं, अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताइए इसका विभवांतर, विद्युत धारा, शक्ति या ऊर्जा, क्या होगा इसकी राइट आंसर? देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का, ऊर्जा की एक इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। चलिए विभवांतर किसका है बताइए? वोल्ट। विद्युत धारा किसका है? विद्युत धारा का बताइए? एम्पियर, एम्पियर। शक्ति का बताइए? वाट, शक्ति का वाट। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर और दीजिए आप सभी। बताइए विद्युत धारिता को किसमें मापते हैं? विद्युत धारिता को, विद्युत धारिता, ठीक है, विद्युत धारिता को। गुप्त ऊष्मा को किसमें मापते हैं? गुप्त ऊष्मा। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? समुद्र की गहराई, बताइएगा समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? ध्वनि को किसमें मापते हैं? ध्वनि को। और आवृत्ति को किसमें मापते हैं? आवृत्ति को किसमें मापते हैं? अब प्रतिरोध को बताइए, ये लेखपाल के प्रश्न में आया हुआ है, प्रतिरोध, ठीक है। देखिए विद्युत धारिता, ये इसका मापक किसमें मापते हैं? तो फैराड में मापते हैं, नोट करिएगा। गुप्त ऊष्मा का देखिए जूल या किलोग्राम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? जूल या फिर किलोग्राम में मापते हैं। समुद्र की गहराई देखिए फैदम में मापते हैं, फैदम में मापते हैं। ध्वनि को देखिए किसमें मापते हैं? डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। और आवृत्ति को
हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। अब प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, यानी प्रतिरोध को क्या होता है, ओम होता है मात्रक। ठीक, देखिए बात करें फैदम, एक फैदम में कितने फीट होते हैं? फैदम में हम समुद्र की गहराई मापते हैं ना, एक फैदम में देखिए 6 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? 6 फीट होते हैं। और अगर गज की बात करें तो गज कितने, गज में भी प्रश्न आया है, तो 2 गज होते हैं। कितने गज होते हैं? 2 गज होते हैं। अच्छा बताइए, एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं? एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं? तो मीटर, अगर मीटर की बात करें तो देखिए तो इतना मीटर होते हैं। अगर किलोग्राम किमी की बात करें तो 1.852 किमी होते हैं। मीटर में पूछा जाए तो 1852 मीटर होते हैं। कितने? एक नॉटिकल, समुद्र की गहराई, जो समुद्र की जो लंबाई होती है, गहराई तो फैथम में मापते हैं, लेकिन लंबाई जो मापते हैं नॉटिकल मील में मापते हैं। क्या मापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मील में कितने मीटर होते हैं बताइए? एक मील में कितने मीटर? देखिए 1600 मीटर। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक मील में 1600 मीटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, ऊर्जा। आगे, कंप्यूटर के संबंध में URL का पूर्ण रूप क्या होगा? देखिए URL का पूर्ण रूप बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ये होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, फिर एल से लोकेटर होगा। आगे देखिए, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा कहा जाता है? देखिए क्षारीय किसे कहा जाता है? बताइए क्षारीय किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम को कहा जाता है। देखिए मैग्नीशियम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है? देखिए किसको जाना जाता है? B6 या B12 या B3 या B1 को किसको माना जाता है बताइए? देखिए B12 को माना जाता है, B12 को माना जाता है। देखिए विटामिन की बात करें तो विटामिन कितने मुख्य विटामिन होते हैं? देखिए A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, और बताइए E होता है। ठीक है। A का देखिए, A का रासायनिक नाम क्या होगा? देखिए A का होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है। फिर देखिए B का क्या होता है? थायमीन होता है, थायमीन होता है। ठीक है। C का क्या होता है? देखिए C का बताइए। देखिए एस्कॉर्बिक होता है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड। देखिए डी का क्या होता है? डी का होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। देखिए ई का होता है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। एक एफ भी होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? देखिए तृतीयक बताना है, बताइए क्या होगा? बुनाई करना। देखिए बुनाई करना, शिकार करना, व्यापार करना या खेती करना। देखिए तृतीयक पूछा जा रहा है तो क्या होगा? व्यापार करना, जो जो सेवा का क्षेत्र देते हैं। ठीक है, सेवा देते हैं। आप लोग जानते हैं कितने क्षेत्र होते हैं? अगर बात करें 3 होते हैं। ठीक है। एक होता है प्राथमिक। देखिए प्राथमिक में क्या आते हैं? जैसे कृषि करना आता है। ठीक है। एक होता है द्वितीयक ना, इसमें हम जब कोई विनिर्माण कार्य करते हैं, और एक होता है तृतीयक, जब कोई सेवा क्षेत्र देते हैं। ठीक है। प्राथमिक में देखिए कौन कौन से आते हैं? देखिए कृषि होता है। ठीक है। और बताइए क्या होता है? खनन होता है,
पेड़ पौधे वन्य वगैरह इसमें किसमें आएंगे, प्राथमिक, जो केवल प्राकृतिक के द्वारा होता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो विनिर्माण होता है। क्या होता है, विनिर्माण होता है। ठीक है, किसी चीज़ का बना, जैसे बिस्किट बनाना, ब्रेड बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना ना, कार या मोटर बनाना। ठीक है, क्या होते हैं, ये द्वितीयक में आते हैं। तृतीयक में क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र होता है, जैसे बैंकिंग हो गया। ठीक है, बैंकिंग हो गया। बीमा पूछा जाए किस में है, तृतीयक में है। ठीक है, व्यापार अभी देखा आप लोगों ने, व्यापार किस में है, तृतीयक में है। परिवहन देखिए, परिवहन किस में है, तृतीयक में है। संचार भी देखिए किस में, संचार मतलब जो भी होते हैं वो तृतीयक में आते हैं। देखिए जीडीपी में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है, तो ये तृतीयक क्षेत्र का है। कितना, देखिए, और जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र का होता है। ठीक है, किसका होता है, कितना परसेंट लगे, कितना है, देखिए 54% है। ठीक है, और लगे कितने लोग हैं, मजदूर 17% लगे हैं, सॉरी 27% लगे हुए हैं, और 54% क्या होता है, उनका योगदान है जीडीपी में। सबसे कम योगदान किसका है, सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न, प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है। देखिए प्रति बूंद अधिक फसल तो बहुत सरल है, आप लोग बता लोगे। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कृषि करना है तो वही होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या मतलब है, प्रति बूंद अधिक फसल है। ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल है। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई थी, 28 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, 2014 में आया था। कब आया था, 2014 में। बताइए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आई थी, तो ये आया था 8 अप्रैल 2015 को। कृष्णा बात बहुत कर रहे हो आप, 8 अप्रैल 2015 को आई थी। और ये कृषि वाली कब आई थी, देखिए ये 1 जून 2015 को आई थी। ठीक, 1 जून 2015 को। अब प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए ये कब आया था, ये 2015 में आया था, प्रधानमंत्री आवास। अगला प्रश्न है, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है। देखिए बताइए सितार वादक कौन है, भीमसेन जोशी है, रविशंकर है, अमजद अली खान है, अल्लाह रखा है। बताइए कौन है सितार वादक, फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए कौन है, देखिए ये कौन है, रविशंकर है, रविशंकर सितार वादक है। ठीक है, देखिए रविशंकर है, और सितार वादक एक और नाम लिख लीजिए, लियाकत खान है, ये भी सितार बजाते थे। लियाकत खान भी क्या करते थे, सितार बजाते थे। देखिए भीमसेन जोशी ये क्या थे, ये शास्त्रीय गायक थे, शास्त्रीय गायक। अमजद अली खान, देखिए ये अमजद अली खान सरोद वादक थे, सरोद वादक। ठीक है, और सरोद वादक देखिए कौन थे, अगर बात करें तो अली अकबर खान थे, लिख लीजिएगा अली अकबर खान, ये भी सरोद बजाते थे। बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अल्लाह रखा देखिए किससे संबंधित थे, ये तबला से थे, तबला से थे। और देखिए तबला से कौन है, ये किशन महाराज, इंपॉर्टेंट है। और गुदई महाराज, गुदई महाराज। तो तबला से संबंधित है किशन महाराज, गुदई महाराज और अल्लाह रखा। सितार वादक कौन है, रविशंकर है। आगे देखिए पारंपरिक त्योहार पावलकूट भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए पावलकूट कहाँ मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए गोवा, मिजोरम में, सॉरी मिजोरम में मनाया जाता है, में मनाए जाते हैं। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी।
देखिए कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक और लिखी है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी किसकी है, महात्मा गांधी। स्वराज भी इन्हीं की है, स्वराज। देखिए राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है। निम्नलिखित में से IMF का सही पूर्ण रूप क्या होगा। IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन मनी फेडरेशन, इंटरनेशनल मनी फेडरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इंडियन मनी फोरम। देखिए राइट आंसर सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। कर दे रहे। देखिए इसका गठन कब हुआ था, गठन देखिए 1944 में बना था, लेकिन 1945 में इसका वो हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। अभी आया था एक दिन प्रश्न, पुलित्जर पत्रकारिता में देते हैं। सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था, देखिए 1937 में, बताइए किसे, बिहारीलाल, गोविंद बिहारी लाल को सबसे पहले पत्रकारिता पुरस्कार मिला था, गोविंद बिहारी लाल, नोट कर लीजिएगा, गोविंद बिहारी लाल को सबसे पहले क्या मिला था, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार का गठन कब हुआ था, 1917 में, 20 साल बाद। सचिन तेंदुलकर ने अपने, बताना है कौन से मैच में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI शतक बनाया था। किस मैच में पहला उन्होंने ODI शतक बनाया था, बताइए। देखिए 78वें में बनाया था, किससे बनाया था, 78वें में बनाया था। कौन सा देश 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप, अभी मैंने आज ही आप लोगों को करंट में पढ़ाया, नहीं करंट में पढ़े ना आज, कौन सा देश करेगा, श्रीलंका करेगा, अभी आज ही। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है, किस शहर में, बेंगलुरु में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जब वीडियो अपलोड की जाए तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लास चलती है, मैथ की प्रैक्टिस क्लास चलते हैं, हिंदी की भी प्रैक्टिस क्लास चलती है और मैथ की भी, रीजनिंग की भी, मैथ की GS की भी चलती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।